हेलो एवरीवन। आज हम अध्याय 1 विज्ञान का अनूठा संसार पढ़ेंगे और इस अध्याय को हम अच्छे से समझेंगे भी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। मनुष्य यानी कि हम लोग। बच्चों, हम हमेशा हमारे आसपास क्या है ये जानना चाहते हैं। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। बच्चों, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनके आस-पास या कोई वो नई चीज़ देखते हैं, तो कितने प्रश्न पूछते हैं कि ये क्या है? कैसे होता है? इसका आप क्या करोगे? वगैरह-वगैरह प्रश्न वो पूछते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए, क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए हैं? बच्चों, जब आप छोटे थे, शुरू में स्कूल आते थे, तो आपने अपने आसपास देखा होगा कई चीजें। कई जगह ऐसी भी होंगी जहां आप गए नहीं होंगे, लेकिन विद्यालय आते समय उन्हें आपने देखा होगा और आप कितने खुश हुए होंगे जानकर कि आप अक्सर ये जानना चाहते थे कि इस पार क्या है और आपको वो दिखा या कोई नई चीज के बारे में आपको जानकारी मिली। मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहते हैं और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है विज्ञान। बच्चों, जैसा कि अब आप क्लास 6 यानी कक्षा 6 में आ गए हैं, फिर भी आपको कुछ नया जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। और जैसा कि आप जब छोटे रहे होंगे, आपको नहीं पता होगा कि हमारी पृथ्वी गोल है और ये इतनी बड़ी है। लेकिन जैसे-जैसे आप बड़े हुए, आपको ये जानकारी मिली कि पृथ्वी गोल है, कितनी बड़ी है। तो आपकी इन सभी जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए हमारे पास जो विषय है नया, ये है विज्ञान। और विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए, अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए एक प्रश्न लिखा हुआ है, विज्ञान क्या है? तो बच्चों, अब हम इसी प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं आगे। विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है, जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। तो देखिए विज्ञान क्या है? देखने, हम जब कोई चीज़ नहीं देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उस पे काम करते हैं। और जैसा अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि जब आप छोटे थे तो आपको नहीं पता था कि पृथ्वी इतनी बड़ी और गोल है। लेकिन जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपको ये ज्ञात हुआ कि पृथ्वी गोल है, इतनी बड़ी है, सूर्य है, सौरमंडल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी के अपने घूमने से दिन-रात बनते हैं, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से ऋतुएँ बनती हैं। तो ये सारे रहस्य आपके आगे खुले। तो अब आगे चलते हैं। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है। तो आप देखते होंगे जब आपको कोई नई चीज़ पता लगती है तो आप कितने रोमांचक होते हैं, कितने उत्साहित होते हैं। जहाँ हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। बच्चों, आप जब छोटे होंगे तो आपको हर चीज़ जानने की उत्सुकता बनी होगी कि ये क्या है, ये कैसे होता है। इसी उत्सुकता को कहा जाता है जिज्ञासा, यानी किसी चीज़ को जानने की इच्छा। अगर आप में ये इच्छा है, तो आप आगे और भी कुछ जानना चाहेंगे और नई चीज़ जानकर आप बहुत उत्साहित होंगे और हमें पता है कि आप में ये जिज्ञासा भरपूर है। और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है। अध्ययन चाहे रेत के छोटे-छोटे कणों का हो या बड़े-बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, यह हमें सदा ही नित नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता है। क्यों बच्चों? आपको चाहे छोटी चीज के बारे में जानना हो या बड़ी, आप प्रेरित होते हैं और जानकर उत्साहित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा और ये सोचा कि ये तारे चमकते क्यों हैं? जी हाँ, बिल्कुल सोचा होगा। आप सभी बच्चे जब रात में आसमान में देखते होंगे तो सोचते होंगे ना, ये तारे चमकते कैसे हैं? अरे, ये तारे कैसे इतने ऊपर टिके हुए हैं? ये गिरते नहीं हैं क्या कभी? इतने सुंदर तारे किसने बनाए होंगे? कहाँ से आए? ये सब प्रश्न आपके दिमाग में भी आते होंगे। किसी फूल को खिलते देख क्या आप विस्मित हुए हैं कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है? आपने देखा होगा
कि कलियां बंद रहती हैं और जब सूर्योदय होता है तो फूल खिल जाता है। और आपके मन में ज़रूर आता होगा कि इस फूल की आँखें नहीं हैं, इसे दिखा कैसे कि अब सूर्योदय हो गया, या इसे किसने बताया कि अब खिलना है? तो बच्चों, ये सब जिज्ञासा होती है ना आपके अंदर? ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है। सर्वत्र यानी हर जगह है। महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक। अंतरिक्ष की व्यापकता यानी अंतरिक्ष जितनी दूर तक फैला है। और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक, यानी जो आपके रसोई में खाना बन रहा है वहां से लेकर जहां आप खेलने जाते हैं मैदान में, वहां तक सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। तो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये चित्र, ये क्या है? ये पर्वतीय क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर पर्वत है। ऐसे क्षेत्र को पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। ये देखिए, ये मरुस्थल है, ये रेगिस्तान है, यहाँ पर रेत पाई जाती है। रेत ही रेत चारों ओर होती है। ऐसे स्थान को कहते हैं मरुस्थल। यह है समुद्र तट। समुद्र के किनारे का स्थान समुद्र तट। चलिए आगे देखते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये समुद्र के भीतर का दृश्य है। आपके अंदर ये जिज्ञासा हुई है ना कि ये समुद्र है, इसके अंदर क्या होता होगा? देखिए, ये समुद्र के भीतर का दृश्य है। देखकर आप भी उत्साहित हुए ना? आगे देखिए, मंदाकिनी, जिन आकाश में टिमटिमाते तारों को देखकर आप खुश होते हैं ना, वहां पर इस तरह की मंदाकिनी यानी आकाश गंगा है। और आपको पता है, हमारे अंतरिक्ष में ऐसी सैकड़ों आकाश गंगा हैं। आगे चलते हैं। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिग्सा पहेली जैसा है। जिग्सा देखा है आपने? जिग्सॉ जिग्सॉ, ऐसे 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 ऐसे, ये एक पहेली जैसे है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज एक पहेली का और टुकड़ा जोड़ देती है। और आपको पता है, यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है। इसकी कोई सीमा नहीं है। यानी कि हम जो जानना चाहते हैं, जो खोजते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई रोक नहीं है कि हम क्या-क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर एक नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। देखो बच्चों, जब आप कोई नई चीज खोजते हो, नई कोई चीज जानते हो, तो आपको एक ज्ञान प्राप्त हुआ, एक ज्ञान आया आपके अंदर। और उतने तक ही आप सीमित नहीं रहते हैं, आपको और जानने की इच्छा बढ़ती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हम कभी-कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजें प्रायः विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती हैं। आप जैसे-जैसे ये पुस्तक पढ़ेंगे, आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई नए प्रयोग करेंगे जो आपको विचार करने को प्रेरित करेंगे। यानी कि आप कुछ आगे ऐसे प्रयोग करेंगे जिनको करने के बाद आप सोचने के लिए प्रेरित होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई-नई खोज करेंगे तो क्या होगा? तब हमें ये समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे? चलिए बच्चों, ये सारे प्रश्न हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इनकी चर्चा करेंगे। तब तक हम पहले इस अध्याय को अच्छे से समझ लें। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। बच्चों, आपको पता ही होगा कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। इनमें केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर कि जीवन पाया जाता है। क्यों जीवन पाया जाता है? ये भी आपके दिमाग में एक जिज्ञासा उठ रही होगी। अरे भाई, यहाँ पर जल है, वायु है और हमारे खाने-पीने के लिए सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। यानी जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, तभी तो यहाँ पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। पौधे और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने,
फलने फूलने में सफल हो सके हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी इल्ली यानी कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा होगा तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। अवलोकन मतलब आपने देखा होगा यानी ऑब्जर्व किया होगा। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है? ये देखिए, यह है इल्ली यानी कैटरपिलर। ये देखिए छोटा सा पौधा, ये गाय और ये इसका बछड़ा है। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि यानी विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मन भावन है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। ये सब किससे बनते हैं, हम इसे कैसे पता करेंगे? ये भी जिज्ञासा आपके अंदर आती है ना? ये देखिए, ये सारे पकवान हैं। आगे चलते हैं। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े, भागे और कूदे हैं? जी हाँ, जरूर दौड़े, भागे और कूदे होंगे। कितना मजा आता है ना? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों होती है और कैसे होती है? जरूर सोचा होगा आपने। क्या आपने ध्यान दिया है कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है? क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने या सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? बिल्कुल आनंद आता होगा ना? हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? चाहे वे जल को या ज्वर से तपते हमारे शरीर का तापमान, कोई वस्तु कितनी गर्म है, ये ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। ये देखिए बच्चों, यह एक दृश्य है जिसमें वर्षा हो रही है और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। जिस कागज पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबर, बॉक्स को बंद रखने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं। है ना ये सब चीजें आपके आसपास? ये सब किससे बनी होती हैं? जरूर यह आपके अंदर जिज्ञासा आई होगी। क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी हैं? हम विभिन्न पदार्थों यानी कि चीजें को एक दूसरे से कैसे पृथक करते हैं? पृथक मतलब अलग करना। इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। बच्चों, जैसा कि हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, इसमें पृथ्वी के बारे में जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपके दिमाग में, मस्तिष्क में अलग अलग नए नए प्रश्न आ रहे होंगे। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो? हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, यहाँ एक प्रश्न लिखा है, इसे पढ़ते हैं। हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? जरा सोचिएगा इसके बारे में है, और इसे हम डिस्कस करेंगे प्रश्नोत्तर वाले वीडियो में। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, या यह कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं, गति मतलब कैसे मूवमेंट करती हैं, या यह कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं, इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को तो जागृत करेगा ही, संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। चाहे आपने ध्यान ना दिया हो, फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे? आप शायद अपने आप से ये प्रश्न पूछेंगे, मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया? आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई होगी। तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर और रिफिल की स्याही जांच कर करेंगे। बच्चों, ऐसा होता होगा ना कि लिखते लिखते विद्यालय में या घर पर कॉपी पे आप लिख रहे हैं, आपके पेन ने चलना बंद कर दिया। आप ये सोचेंगे कि स्याही खत्म हो गई होगी, लेकिन एक बार आप पेन को खोलकर रिफिल निकालकर चेक करते होंगे ना कि इसमें स्याही है या खत्म हो गई। देखिए इस चित्र में, यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु
मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई है, तब आप क्या करेंगे? आप एक और अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई है। इसकी जांच करने के लिए इसकी जांच करने के लिए कि यह अनुमान सही है या नहीं, अब आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आपके यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया, वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। क्रियाकलाप 1.1। आइए सोचें और लिखें। बच्चों, ये एक क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप में क्या होता है? आपको कुछ करने के लिए कहा जाता है, जिसमें हम कुछ भी क्रियाएं कर कर सीखते हैं। इन्हें ही हम क्रियाकलाप कहते हैं। तो देखते हैं इस क्रियाकलाप में क्या है। एक ऐसी ही अन्य समस्या के बारे में लिखें जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। कभी किसी समस्या को हल करने का प्रयास किया है? यदि किया है तो उसके बारे में आप लिखिए। आपने किन चरणों का पालन किया? आपने उस समस्या को हल करने के लिए क्या क्या किया? आप उसे लिखिए। विज्ञान केवल तथ्यों एवं आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। वे कौन से चरण हैं? चरण यानी स्टेप्स, जिनका हम अनुपालन करते हैं। सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है, यानी जो हमें अच्छा लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं, यानी कि उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। यह हमें अचंभित करता है और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। इसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। इन अनुमान का हम प्रयोगों और अधिक अवलोकनों द्वारा सत्यापन करते हैं। इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास यह देखने के लिए करते हैं कि वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं। जैसे कि बच्चों, लिखते समय आपके पेन ने लिखना बंद कर दिया था, तो आपने एक अनुमान लगाया कि शायद रिफिल खत्म हो गई होगी, स्याही खत्म हो गई होगी। इसके बाद आपने अपने उत्तर की जांच करने के लिए अपने पेन को खोल के देखा। चलिए, अगर स्याही खत्म हो गई तो ठीक है, यदि स्याही खत्म नहीं हुई है और तब भी पेन लिख नहीं रहा है, तो मतलब कि आप दूसरा अनुमान लगाएंगे कि स्याही सूख गई होगी। उसका सत्यापन करने के लिए आप एक दो बार और उसको रगड़ रगड़ के लिखेंगे या उसमें फूंक मारेंगे। ऐसे ही होता है ना? तो ये सब चरण हैं, स्टेप्स हैं। इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास यह देखने के लिए करते हैं कि क्या इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं। जब आपने पेन को खोल के सब विश्लेषण किया, सब आपने अवलोकन किया, तो यही था आपका विश्लेषण, जिससे कि आपने जो सोचा, जो आपके प्रश्न का जो आपको उत्तर प्राप्त हुआ वो सही है या नहीं, यह आपने देखा। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढते अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है, एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो जाता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली। क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था? देखो बच्चों, यहाँ ये समझाया जा रहा है कि जो भी किसी भी समस्या को या फिर कुछ भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करके, अवलोकन करके उसे जानने का प्रयास करता है, तो वह एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है। घर पर ही देख लीजिए, जो भोजन पका रहा है, अगर कुकर में सीटी लगी तो ये देखिए दाल बाहर आ गई, तो वह ये एक अनुमान लगाएगा कि हो सकता है दाल में पानी ज़्यादा हो, तभी जो है कुकर में से दाल बाहर आ गई। और जब वो कुकर ठंडा होने के बाद खोल के देखता है और पानी बराबर है उसमें, तो यह अनुमान लगाता है हो सकता है सीटी खराब हो सकता है रबड़ खराब हो। ठीक है? साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए, जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये साइकिल बनाने वाला है। अब ये साइकिल के पहिए के अंदर ये ट्यूब होती है जिसके अंदर की हवा भरी जाती है। अब यह क्या कर रहा है? आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। अब ये देख रहा है कि इस ट्यूब में कहाँ पर छेद है या होल है,
जिससे कि हवा निकल रही है। अब वो इसका अनुमान कैसे लगाएगा, इसका पता कैसे लगाएगा? इसे ये पानी में डुबा-डुबा के देख रहा है। जहाँ से भी हवा लीक कर रही होगी, निकल रही होगी, वहाँ से बुलबुले उठेंगे और उसे ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर ट्यूब में छेद है और उसे उसे ठीक करना है। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति ये ढूँढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। आपके घर में कभी लाइट फ्यूज़ होती है या घर में कोई भी बिजली बनाने वाला, विद्युत बनाने वाला आता है, तो उसको देखता है कि वो क्यों नहीं जल रही है। क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में है, वो ये देखता होगा। जब हम प्रश्न पूछने और इनका उत्तर पूछने का प्रयास करते हैं, तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिकों जैसा कार्य करते हैं। समझे बच्चों? चलिए अब अगला क्रियाकलाप 1.2 करते हैं। आइए सोचें और लिखें। आप दैनिक जीवन की ऐसी एक परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। अब आप पूरे दिन भर में आप एक ऐसी परिस्थिति देखिए जिसमें कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण कर रहा हो। ठीक है? जैसा कि आपने ऊपर के कई उदाहरणों में जाना और समझा, इसी प्रकार से आपको देखना है। क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जहां हम जाने अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं? करते हैं होंगे आप। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं जो हमें हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती है। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है, यानी जरूरी है। जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा, अवलोकन यानी कि ध्यानपूर्वक देखना आसपास। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं, कैसे और क्यों। स्मरण रखिए, याद रखिए कि यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते कि और भी कितनी ही वस्तुएं जिन्हें खोजना अभी शेष है। चलिए अगला क्रियाकलाप करते हैं 1.3। आइए विचार करें और लिखें। यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है कि यह क्यों होती है, तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे? मान लीजिए बच्चों आपके सामने कोई समस्या आई या फिर आपने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं या कोई ऐसी घटना हुई जो पहली बार आप देख रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे ये आपको लिखना है। आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे लिखने का प्रयास करिए। आप किस प्रकार खोजेंगे? किसी से पूछकर, देखकर, अवलोकन करके, किस तरीके से? वैज्ञानिक खोजें अकेले कम ही होती हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्राय एक दूसरे के साथ बड़े-बड़े समूहों में कार्य करते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं तो अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगिए। साथ मिलकर खोजना सदैव अधिक आनंददायक होता है। आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि ये कम से कम 6 बच्चे हैं जो आपस में मिलकर किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। तो यानी ये टीम वर्क कर रहे हैं, ये एक ग्रुप में, एक समूह में कार्य कर रहे हैं। बच्चों, आप भी अपने विद्यालय में समूह में कार्य करते होंगे, जिसमें कि मिलकर कार्य करने में काफ़ी आनंद आता है और समस्या का समाधान भी जल्दी ही मिलता है। संभवतः आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे। चिंता ना करें, आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं, अगले 5 वर्षों के लिए या उससे भी आगे। इस चित्र को ध्यान से देखिए। क्या देख रहे हैं आप? ये वर्षा ऋतु है और ये 6 बच्चे इस वर्षा ऋतु का आनंद ले रहे हैं। ज़रूर ये कुछ जानना चाह रहे हैं कि ये बारिश की बूंदें कहाँ से आ रही हैं, कैसे गिर रही हैं, धरती पे गिरने के बाद ये कहाँ सूख जाती हैं। ये सभी प्रश्न हो सकता है इनके दिमाग में भी आ रहे हों। चलिए इस प्रश्न को देखें। बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है, ये ज़रूरी नहीं है। आप बुद्धिमान हैं और आप में जानने की इच्छा भी है। तो कभी भी कोई भी प्रश्न आपको पूछना है, तो अपने आस-पास, अपने अध्यापकों, अपने माता-पिता से प्रश्न कीजिए, निसंकोच कीजिए। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा होता है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लें और खोज करते रहें। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद ना करें और प्रश्न पूछते रहें।
क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? बताइए, तैयार हैं? जी हाँ, आइए इसे आरंभ करें। तो बच्चों, पृष्ठ 8 तक यानी कि ये अध्याय आगे का हमने अच्छे से समझ लिया है और हमारा अध्याय 1 समाप्त हो गया है। चलिए बच्चों, अब हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न 1, विज्ञान क्या है? उत्तर, विज्ञान में हमारी दुनिया को समझने और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए सोचना, निरीक्षण करना और प्रयोग करना शामिल है। इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे? उत्तर, इस पुस्तक की सहायता से हम अपने चारों ओर की वस्तुओं के बारे में अनेक प्रश्नों की एक सूची बनाएंगे। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न वस्तुएं कैसे बनती हैं, उनका कार्य कैसे होता है और वह आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। यह पुस्तक हमारी जिज्ञासा को बढ़ाने और नई नई खोज करने के लिए हमें प्रेरित करती है। प्रश्न 3, हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? उत्तर, हम वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते, इसका अवलोकन करना चाहिए। इसके बाद उस पर एक अनुमान लगाना चाहिए और फिर प्रयोग एवं अवलोकनों द्वारा उस अनुमान का सत्यापन करना चाहिए। अंत में परिणाम का विश्लेषण करके देखना चाहिए कि क्या हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं। प्रश्न 4, बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है? उत्तर, बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न पूछना हमारी जिज्ञासा और समझ को बढ़ाता है और यही जिज्ञासा हमें नए नए ज्ञान की खोज में प्रेरित करती है। प्रश्न पूछने से हम अपने चारों ओर की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यही प्रक्रिया हमें अधिक ज्ञानवान और बुद्धिमान बनाती है। बच्चों, हमने अध्याय 1 से संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।